हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। यहाँ पर आप आकर कोई भी वीडियो देखना चाहें, इवन कितनी बार भी उसी सेम वीडियो को देखना चाहें, इसके लिए आपको ना ही कोई पेमेंट देना है, ना ही कोई कूपन परचेज करना है और ना ही किसी तरह के पैकेज को परचेज करना है। आप यहाँ आइए और 100% फ्री में जो भी आपकी क्लास है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आकर यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 12 हिंदी कोर की बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। उसका हमारा अध्याय है तृतीय, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस अध्याय का आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे गए हैं वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये हमारे 10 साल हैं, 2022 से लेकर 13 तक। तो ध्यान रखिए कि इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। कुछ आपके लघु उत्तरीय होते हैं, कुछ आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस मतलब आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब बहुत मिला जुला के इनमें जितने भी चैप्टर्स हैं मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कम आता है तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें ये सारे चैप्टर्स हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा चुके हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कम मार्क्स के मतलब कम क्वेश्चन ज़रूर आते हैं लेकिन इनके मार्क्स रिवीजन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, तो इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आ रहा है पाठ संख्या 3, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पिछले 10 सालों के प्रश्न इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो सन 2021 और 22 में पूछे गए थे। आपको पता है 21 में हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था और 22 में हमारा सेकेंड टर्म हुआ था। तो 2021 में जो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक महंगा जनसंचार माध्यम कौन सा है? जो सबसे महंगा कॉस्टली पड़ता है वो है हमारा माध्यम इंटरनेट। भाई इंटरनेट के लिए हमें कोई गैजेट चाहिए होगा, ध्यान सी बात है। भाई कुछ भी लेंगे हम, मोबाइल लेंगे, लैपटॉप लेंगे या कंप्यूटर लेंगे, कुछ भी लेंगे इंटरनेट के लिए। उसके बाद इंटरनेट पैक भी आप पढ़वाते रहो, उसमें भी डाटा के लिए हमें। तो सबसे महंगा हमारा जो जनसंचार का माध्यम पड़ता है वो है इंटरनेट। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अभी आजकल जो माध्यम चल रहे हैं उनमें सबसे पुराना जो सबसे पहले चला वो कौन सा माध्यम है? तो देखिए क्या है, अखबार, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा। तो सबसे पुराना जो माध्यम है वो है हमारा अखबार। बहुत समय पहले से अखबार छप रहा है क्योंकि मुद्रण सबसे पहले आया था। बाकी उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ये सारी चीज़ें आती गई। तो अखबार सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम है। नेक्स्ट आते हैं, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? नेट साउंड क्या होता है, क्या चीज़ है? इंटरनेट से, टेलीविजन से, रेडियो से या सिनेमा से? तो नेट साउंड जो संबंधित है वो है आपका टेलीविजन से। कभी कभी जो है टेक्निकली आप देखेंगे कुछ इक्विपमेंट्स की आवाज़ आती है तो वो कहलाती है नेट साउंड। कभी आप टीवी में देखिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, तभी करके जो आवाज़ आती रहती है उसको हम नेट साउंड कहते हैं। अब आते हैं, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ था डैश से। किसने आरंभ किया था? भास्कर ने, जागरण ने, वेब दुनिया ने या प्रभा साक्षी ने? तो इसकी जो शुरुआत करी थी वो थी वेब दुनिया ने। वेब दुनिया से ही नेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था। नेट पत्रकारिता मतलब इंटरनेट पे जो पत्रकारिता की जाती है उसका प्रारंभ वेब दुनिया के द्वारा हुआ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, किसी भी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है। अब मान लीजिए कोई कहीं घटना घट गई, सपोज देखिए जैसे केदारनाथ में जल प्रलय हुआ 2013 में, तो वहां से अगर सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा तो मतलब सीधा डायरेक्ट हमको चीज़ें दिखा दी जाएंगी टेलीविजन पे, तो उसे क्या कहते हैं? वो आपका कहलाता है फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज़, फोन इन या लाइव। तो वो सीधा प्रसारण हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है लाइव। जैसे देखिए आप लोग के क्रिकेट मैच होते हैं, क्रिकेट मैच भी सीधे स्टेडियम से हमारे घरों तक पहुंचता है ना, तो वो क्या होता है? लाइव टेलीकास्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीधा प्रसारण। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब हम आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर, ठीक है। तो यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न जो पहला हमसे पूछा गया है, मुद्रित माध्यम की भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। मुद्रित माध्यम यानी कि जो छपा होता है, छपाई होती है ना, जैसे अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सभी मुद्रित माध्यम है। तो इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। ये हमसे पूछा गया है सन 2019 में। ये प्रश्न कब पूछा गया? सन 2019 में।
मुद्रित माध्यम की भाषा की दो विशेषताएं ऐसी हैं, देखिए यहाँ पर मुद्रित माध्यम के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अब क्या होता है, ये भागते हुए शब्द नहीं होते, या ऐसा नहीं कि एक बार हम निकल गए तो हम सुन नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे। तो मुद्रित भाषा में क्या होता है, जो है वो लिखे रहते हैं, हम उनको आराम से पढ़ते हैं और जब तक चाहें तब तक इनको हम संजो के भी रख सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइन हमें समझ में नहीं आई तो उसको हम रिपीट पढ़ लेते हैं। अब जैसे हम कुछ काम में और हमारा एकदम से उसको बंद कर दो, काम कराओ, फिर से लौट के आके पढ़ लो, तो ये स्थायित्व उसके अंदर बना रहता है। दूसरी विशेषता है, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आई दोबारा पढ़ लो। अब मान लीजिए कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो डिक्शनरी निकाल लो, उसमें से उसका अर्थ निकाल लो, तब कर लो, पढ़ लो। तो ये एक फायदा होता है। फिर है, यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ या उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की आती है न्यूज़पेपर हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले वो स्पोर्ट्स पेज खोलते हैं। जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले जो है वो आपका बिजनेस पेज खोलते हैं। तो इस तरीके से होता है। कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए फिल्मी जगत में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उस पृष्ठ पे जाते हैं। तो हम जिस पृष्ठ से चाहें उस पृष्ठ से पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। जो भी लेख हम पढ़ना चाहें वहां से हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता की बढ़ती लोकप्रियता के दो कारण लिखिए। इंटरनेट पत्रकारिता आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग अब अखबार नहीं पढ़ना चाहते, न्यूज़पेपर जो आता है उसको नहीं पढ़ना चाहते। अब वो कहते हैं हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में ही जो कुछ है हम सब पढ़ लेंगे। अब ये इंटरनेट पत्रकारिता क्यों बढ़ रही है, इसके कारण आपको बताने हैं। ये प्रश्न हमसे 2019 में पूछा गया है। तो ये क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसमें सूचनाएं लगातार अपडेट होती रहती हैं। अब देखिए, अखबार में क्या होगा, हर 24 घंटे के बाद आपकी अपडेटेशन होती है, लेकिन यहाँ इंटरनेट पे क्या होता है, तुरंत अपडेट हो जाती। कोई भी घटना घटी वो तुरंत आपके सामने आ जाएगी। होता है ना, मोबाइल पे तुरंत फ्लैश कर जाता है। फिर है, इसकी पहुंच जन जन तक है। आज क्या है, इंटरनेट सभी लोगों के पास है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। यह सब जगह विद्यमान है और इसे कहीं भी देखा जा सकता है। अब मान लीजिए अखबार तो हमें कहीं, अरे वहाँ खड़ा है, अगर तुम लेंगे, चौप है तो लेंगे। मोबाइल तो हमारे हाथ में है, तो हम मोबाइल में तुरंत ही, हमने इंटरनेट हमारा खुला हुआ है, हमने तुरंत ही क्या कहते हैं, कोई भी जो भी हमारे पास में ऐप है उसके ज़रिए हम उस न्यूज़ चैनल तक गए, हमने फटाफट सारी न्यूज़ देख ली। तो ये क्या होता है, हमारे हाथ में, हमारी पहुंच में, इसलिए हम उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। इसमें जानकारियों का भंडार है और उस हिसाब से बहुत सस्ता है। यानी कि इसमें जितनी जानकारियां हमको उपलब्ध हो रही हैं उसके हिसाब से इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, इसलिए भी इतना लोकप्रिय हो रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं और उसका क्या महत्व है। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। अब फीडबैक, सबसे पहले आपको समझाना है फीडबैक क्या होता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं देगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। अब फीडबैक आपसे समझिए, जैसे क्या होता है, उसमें संचार प्रक्रिया में मान लीजिए अखबार है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर को हमने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद क्या हुआ, हमें लगा कि ये खबर यहाँ पर सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, या इसमें कुछ और ज़्यादा लिखा जा सकता था। तो ये फीडबैक हम समाचार जो है, जो भी समाचार एजेंसी है उसको हम दे सकते हैं कि आपने ये खबर गलत छापी है या इसमें ये सूचना गलत है, आप इसको सही कर सकते हैं। तो दूसरे दिन वो खबर सही होकर आ सकती है। लेकिन पढ़ने वाला जो पाठक था उसने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी वो कहलाती है फीडबैक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है आपको फीडबैक हो गया कि मतलब अब इसमें आप जैसे फीडबैक आप इस तरीके से दे सकते हो कि आपके साथ अगर कोई चीज़ घटित होती है तो कभी कभी देते नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। मम्मी को, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद मम्मी आपसे पूछ रही है तुम्हें अच्छा लगा, तो तुम बोलोगे हाँ मम्मी बहुत टेस्टी है। तो बहुत टेस्टी शब्द क्या हुआ, वो आपका फीडबैक था, आपने खाने के मामले में मम्मा को फीडबैक दिया। तो इसी तरीके से आपका संचार में भी होता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। देखिए हमने बोला था ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो जितने भी पूछे गए हैं वो सभी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर जल्दी उपस्थित होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।